हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस वीडियोस तक हमने जो है कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, हमने माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट और हमने लाइसोसोम और वैक्यूल हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है या फिर इससे पिछले जो भी टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड आपको देखने हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, या फिर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक और चैप्टर नंबर 16 इनकी मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आपको चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट मिल जाएगा इनमें से आपको कोई चैप्टर देखना है तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम प्लास्टिड के बारे में क्या होते हैं। और ये इससे एक मेन पॉइंट आपको पता भी होगा, तो क्या मेन पॉइंट है आपको जो मेन जो है पॉइंट है क्या है ये आपको पता भी होगा, मैं बताऊंगा अभी। ये सब पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कितने टाइप है प्लास्टिड्स के, ये सब पढ़ेंगे। तो ये सब हम कवर करने वाले हैं और हो सका तो हम राइबोसोम्स को भी आज कवर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाला आपके प्लास्टिड के बाद राइबोसोम्स है, हो सका तो हम ये भी कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड्स के साथ। प्लास्टिड्स मेन पॉइंट क्या है प्लास्टिड्स का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और पहली लाइन ये लिखी हुई है कि प्लास्टिड्स जो होते हैं सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। किसमें? सिर्फ प्लास्टिड्स किसमें पाए जाते हैं? सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में क्यों नहीं? क्योंकि हम तो फूड अपना खुद प्रिपेयर जो है, हम जो है फूड जो अपना खुद नहीं प्रिपेयर करते, हम जो है मतलब घर पे तो खुद बनाते हैं, लेकिन प्लांट्स से हमें मेनली हमारा फूड मिलता है, क्योंकि प्लांट्स जो है बनाते हैं। उनके पास क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। ये तो आपने छोटी छोटी बातें बचपन में पढ़ी होंगी कि मूव नहीं कर सकते इनके पास जो है नहीं, इसलिए इनके पास प्लास्टिक होता है, अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन एनिमल्स मूव कर सकते हैं, लोकोमोटरी है, तो इसलिए अपना खाना जो है खुद बना सकते हैं, मतलब जो प्लांट से लेके। तो ये सब आपने पढ़ भी रखा होगा। तो मेन बात क्या है कि जो प्लास्टिड्स है सिर्फ प्लांट्स में जो है पाए जाते हैं। और यूग्लिनॉइड्स में हमने पढ़ा था, यूग्लिनॉइड्स में जैसे एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना, जो कि किसका पार्ट है, कौन से किंगडम में है? प्रोटिस्टा का। हमने पढ़े थे मोनारा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया। हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा था क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोम्स, ये सब हमने पढ़े थे ना। तो इसमें जो है यूग्लिनॉइड्स का है ये। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, पहली लाइन तो आपको क्लियर और ये पहले से पता होगा। तो यूग्लिनॉइड्स जिसको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप मेन पॉइंट एक और आप जो है याद रखिएगा इसको, और ये मैं हर एक जो है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको हर एक जो है ऑर्गेनेली के लिए आपको बताता हूँ। जो प्लास्टिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे वो भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। उससे पहले जो भी हमने पढ़े थे वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। सो अब आपको ये याद भी होगा। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इनके पास भी जो है खुद का डीएनए और क्या होता है? इनका खुद का डीएनए होता है। इनके पास 70 राइबोसोम इनके पास होता है। सो अब आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। और ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के भी हमने जो है फीचर्स देखे थे, उसमें भी होता है। आगे पढ़ते हैं। ये जो अलग अलग टाइप के होते हैं प्लास्टिड, मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ, फिर हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, CH लिख देता हूँ, CHR लिख देता हूँ। क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और वन होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ये 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मेनली क्या होता है? इसके पास जो है क्लोरोफिल होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में जो है हेल्प करता है। और क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होते हैं? कुछ जो है फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस, पिगमेंट्स होते हैं। कुछ पिगमेंट्स इसके पास पाए जाते हैं, कुछ कलर्ड पिगमेंट्स, अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स, जो कि अदर देन ग्रीन जो है कलर इन्हें प्रोवाइड करते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या प्रोवाइड करते हैं? अदर देन ग्रीन जो इन्हें कलर प्रोवाइड करते हैं। ये पॉइंट आया आपको क्लियर हुआ होगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनके पास कोई भी जो है कलर नहीं होता। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अच्छी तरह से। सो अब आपको ये नॉर्मल सा जो है इसकी जो क्लासिफिकेशन आपको पता चली होगी। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल आता है। क्रोमोप्लास्ट क्या हो गया? इसमें क्या होते हैं? जो अदर देन ग्रीन जो है कलर प्रोवाइड करता है, अलग अलग पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट में क्या होगा कि ये इसके पास कोई भी पिगमेंट्स जो है नहीं पाए जाते। मेन पॉइंट आप जो है याद रखिएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में। और इसमें एक और आप बात ऐड कीजिए कि आप सोच रहे होंगे पिगमेंट्स क्या, आप सोचते होंगे पिगमेंट्स जो है कलर्स होते हैं, बट मेनली हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़े पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स क्या होते हैं? वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हर एक वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ को जो एब्जॉर्ब कर सकें। तो क्या करते हैं पिगमेंट्स? कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ना कि कुछ कलर जो आप सोचते होंगे। कई सारे पिगमेंट जो है ज़्यादातर जो ये सोचते हैं कि कलर होते हैं, बट मेनली कलर नहीं होते पिगमेंट्स। ये क्या होते हैं? कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हर एक लाइट जो है, हर एक वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ है उसको हर एक को जो है एब्जॉर्ब कर ले। तो मेनली क्या हो गया कि केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ना कि ये कोई कलर होता है पिगमेंट्स। सो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा पिगमेंट्स भी क्या होते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, अलग अलग इनके टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और ये तो आपने 9th में पढ़ा होगा, बट मेनली आप बचपन में से जो क्लोरोप्लास्ट तो बिल्कुल ही सुनते आ रहे होंगे। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, तभी जो है क्या कर पाता है जो है पौधा। प्लास्टिड्स होते हैं उसके पास क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, इसलिए क्या कर पाता है? फोटोसिंथेसिस। और क्या होते हैं? कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, कुछ कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं इनके पास।
कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि किस में हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी, जो सूरज से जो लाइट आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, उसको जो ट्रैप करके, मान लीजिए सूरज है, इससे जो आपकी जो है लाइट आ रही है, इस तरह से जो है उसको ट्रैप कर लेते हैं, ये आपका पौधा जो है ट्रैप कर लेता है। इस पौधे में क्या ट्रैप करते हैं, आपके कैरोटीनॉइड जो है क्लोरोफिल होता है वो जो है ट्रैप कर लेता है आपको जो है लाइट, सनलाइट, और एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बारे में डिटेल में हम आगे चैप्टर नंबर 14 जो 13 में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स में किस तरह से जो क्या होता है, फिर फोटोसिंथेसिस एक का प्रोसेस कैसे होता है, डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है प्लांट फिजियोलॉजी में। तो इसके बारे में मत सोचिएगा किस तरह से क्या प्रोसेस होता है, आगे हम पढ़ेंगे। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में किस तरह से सेलुलर एनर्जी जो प्रोवाइड करता है, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आगे पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। बट मेनली आपको हर एक का पार्ट्स और उसका फंक्शन पता होना चाहिए, तभी आप आगे जो है पढ़ पाएंगे अच्छी तरह से। अगर मान लीजिए आगे आ गया कैरोटीनॉइड जो है करते हैं ये सब काम, आपके जो है क्लोरोफिल करता है, तो ये आप सोचेंगे क्या है, तो ये मेन पॉइंट आपको पता होने चाहिए। आगे देखते हैं अब जो क्या होते हैं क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है फैट सोल्यूबल, इसके बाद कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फैट सोल्यूबल जो कुछ कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं इसके, जैसे कि कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, और कुछ अदर्स भी प्रेजेंट होते हैं। आगे में डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में प्लांट फिजियोलॉजी में आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में भी। कैरोटीन होता है, ज़ैंथोफिल्स होते हैं, कुछ और भी जो इनके पास प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, बट अभी हम नहीं पढ़ना हमें। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ अ प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर। इन्हें ये जो आपके पास ज़ैंथोफिल हो गए, कुछ और पिगमेंट्स हो गए, कैरोटीन हो गए, ये सारे पिगमेंट्स क्या करते हैं, आपके जो प्लांट को जो है कलर प्रोवाइड करते हैं अदर देन ग्रीन। जैसे येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ये तीन जो है ये जो है कलर प्रोवाइड करते हैं मेनली, तो ये कलर प्रोवाइड करते हैं। अब आगे देखते हैं हमने क्या पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट का जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्रोमोप्लास्ट पढ़ा जिसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, जो कि अदर देन ग्रीन कलर जो है प्रोवाइड करते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज और रेड हो गया। अब पढ़ते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर दी कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वरीड शेप्स, ये अलग अलग शेप के जो होते हैं, एंड साइजेस विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। इनके पास जो न्यूट्रिएंट्स जो इनके पास पाए जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स इनके पास जो है स्टोर हुए होते हैं, इनके पास ल्यूकोप्लास्ट के पास, जो कि कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ये कोई भी कलर जो इनको प्रोवाइड नहीं करते किसी जो है लीफ को। जिनके पास जो है ये होंगे, ये ज़्यादातर जो है मात्रा में कम जो है पाए जाते हैं, हर एक के पास होंगे लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन होगा उसके पास सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। जो मान लीजिए ग्रीन के अलावा येलो हो जाता है, आपने देखा भी होगा कोई जो पत्ता येलो हो जाता है, कोई ऑरेंज सा, रेड सा भी हो जाता है, तो उनके पास मेनली क्या होंगे, सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा, मतलब जो ज़्यादा होंगे वही अपना करेक्टर शो करेगा। मतलब कि हो गया ये क्रोमोप्लास्ट ज़्यादा होंगे तो तभी तो हमें येलो, ऑरेंज या रेड कलर दिख रहा है। अगर मान लीजिए बिल्कुल ही जो है कोई कलर नहीं है तो ल्यूकोप्लास्ट। तो इस तरह से आप जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो कौन सा पाया जाएगा, इसमें कलर के अकॉर्डिंग आप जो है कर सकते हैं डिटरमाइन। उसके बाद जो आपके ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, आगे ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। अमाइलोप्लास्ट हो गया, कौन सा हो गया, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, और कौन सा वाला हो गया आपके पास, एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट, ये 3 टाइप के होते हैं। जो अमाइलोप्लास्ट होते हैं, सबसे पहले वाला क्या हो गया, अमाइलोप्लास्ट, ये हो गया सबसे पहले वाला हो गया स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि मेनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है, तो स्टार्च को जो है स्टोर करता है। जैसे कि पोटैटो हो गया, ये जो आपको कोई जो इसका कोई कलरलेस होता है पोटैटो, एक तरह से आप जो है आपको खास जो कलरलेस नहीं दिखाई देता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च होता है उसको स्टोर करता है। जैसे कि पोटैटो हो गया, आपको पता भी होगा कि जो पोटैटो में जो है स्टार्च होता है। उसके बाद क्या हो गया आपका, इलायोप्लास्ट हो गया, कौन से वाला, उसके बाद हमारा यूलायोप्लास्ट दूसरे वाला, स्टोर ऑयल फैट्स एंड ऑयल्स एंड फैट्स। ये क्या करता है, यूलायोप्लास्ट जो है फैट्स और जो है ऑयल्स को जो है स्टोर करता है। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, इसमें एनसीईआरटी में नहीं है बट आप लिख सकते हैं, कैस्टर हो गया इसका एग्जांपल, CASTOR कैस्टर, ये इसका एग्जांपल हो गया। तो अमाइलोप्लास्ट में क्या हो गया, जो है कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्च कह सकते हैं आप, स्टोर करता है, जैसे पोटैटो हो गया। इलायोप्लास्ट क्या हो गया, जो कि ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करते हैं। और थर्ड वाला आगे चलते हैं, थर्ड वाला क्या होता है, वेयर एज एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। ये क्या स्टोर करते हैं, आपके प्रोटीन स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, स्टोर प्रोटीन्स। अमाइलोप्लास्ट हो गए, सबसे पहले वाला कौन सा पढ़ा हमने, अमाइलोप्लास्ट, जो कि स्टार्च को स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, मतलब जैसे पोटैटो। इलायोप्लास्ट ऑयल्स और फैट्स को, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स को। तो ये जो है ये ज़रूर याद रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है ज़रूर याद रखिएगा। अब इसके बाद जो है आगे देखते हैं और इसके बारे में जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और इससे जो है क्वेश्चंस भी जो है प्लास्टिड से जो आगे हम पढ़ेंगे ना, थाइलोकॉइड्स हो गए, आगे ये स्ट्रोमा हो गया, क्या होते हैं सब हम आगे देखेंगे, तो इनसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं काफ़ी, तो इसको ज़रूर ध्यान से कीजिएगा। इससे अगले वाला पैराग्राफ में आगे देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स
आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। अब जो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो कहाँ पाए जाते हैं ग्रीन प्लांट्स के ऊपर जो है वहाँ पे मीजोफिल सेल्स जो होते हैं लीव्स पे जो उनके पास जो है पाए जाते हैं। मतलब क्या हो गया कि क्लोरोप्लास्ट आपके ग्रीन प्लांट्स में जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है मीजोफिल्स क्या होता है, जो आप जो है लेक्चर लगा के आएगा चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो आप मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसमें लेक्चर लगा के आएगा जो है डाइकोट और मोनोकोट लीफ वाला, तो उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है मीजोफिल लीव्स क्या होते हैं। तो इसमें जो है मीजोफिल सेल्स जो है वहाँ पे जो है पाया जाता है इनके पास क्लोरोप्लास्ट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेजेटेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगा, उस चैप्टर में है ये सारे पॉइंट्स, चैप्टर नंबर 6 में ये वाला पॉइंट। दीज आर लेंस शेप। अब ये कैसे हो सकते हैं, लेंस शेप भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, डिस्कॉइड भी हो सकते हैं, फिर रिबन लाइक शेप भी जो है, कोई भी शेप इनकी जो है हो सकती है। तो इनको शेप्स को याद रखिएगा, ये ऑप्शन में आ जाए कौन सी शेप नहीं हो सकती, शेप भी जो इंपॉर्टेंट है तो इनको याद रखिएगा, बट इतना ज़्यादा नहीं, फिर भी आपको याद तो रखना है। ये एक पॉइंट एनसीईआरटी का, लेंस शेप्ड हो गया, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक। ऑर्गेनेलीज हैविंग वेरिएबल लेंथ। अब लेंथ क्या होगी इसकी, 5 से 10 माइक्रोमीटर होगा, और विड्थ क्या होगी, 2 से 4 माइक्रोमीटर होगी, इसकी विड्थ होगी इतनी, और इतनी लेंथ होगी। अब देखते हैं, अब इनके नंबर भी जो वरी कर सकते हैं फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लामाइडोमोनास। जो क्लामाइडोमोनास में सिर्फ एक ही पाया जाएगा, इनका नंबर कितना होगा, एक ही पाए जाएंगे ये, लेकिन इनका अलग अलग जो वरी करते हैं, जैसे ग्रीन एल्गी हो गई, ग्रीन एल्गी 20 to 40 पर सेल इन द मीजोफिल, तो इनके नंबर जो है वरी करते हैं क्लोरोप्लास्ट के। जैसे क्लामाइडोमोनास हो गया, इसमें सिर्फ एक ही पाया जाएगा जो है आपके उसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, और जो आप क्लोरोप्लास्ट एक ही पाया जाएगा, लेकिन क्लामाइडोमोनास हो गया। लेकिन हम ग्रीन एल्गा की बात करें, उसमें 20 से 40 पर सेल पाए जाएंगे मीजोफिल में। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो वरी करते हैं, एक तरह से मेन पॉइंट ये कहने का है, वरी करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता ही दिया था। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखे थे डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ये भी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ऑफ द टू द इनर मोस्ट, अब जो इनर मोस्ट क्लोरोप्लास्ट होता है, इनर मोस्ट क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल, जबकि इनर मोस्ट जो है मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है जो ये आपकी क्लोरोप्लास्ट की, मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। तो वो क्या होती है, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट इधर वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई, इसके आउटर मेम्ब्रेन हो गई, तो ये क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या होती है, लेस परमिएबल होती है, मतलब कम चीज़ों को आने जाने देती है। बट जो आउटर मेम्ब्रेन होती है आपकी, वो मोर होती है। तो आपको ये जो है परमिएबल होती है आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा, और जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल होती है। अब आगे समझते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। वैसे तो हर एक एनसीईआरटी में क्या ही देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप भी सोचते हो क्या कहते हैं बार बार, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एनसीईआरटी में दिए हुए ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं। आगे देखते हैं, बट एनसीईआरटी के पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, तब आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा। एनसीईआरटी की एक लाइन क्लियर होनी चाहिए आपको। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जबकि इनर मेम्ब्रेन है यहाँ, जैसे इनर मेम्ब्रेन हो गई यहाँ पे, इसमें जो स्पेस होता है यहाँ पे, जो भी खाली यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे स्पेस है कोई भी, यहाँ पे क्या आपका कोई भी जो है आपका स्पेस पाया जाएगा, इस स्पेस को हम क्या नाम देंगे, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इस स्पेस को हम कहेंगे स्ट्रोमा। यहाँ पे कोई भी खाली स्पेस आपका, इनमें जो आपके पाए जाते हैं, जो आपके थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं, तो ये इसके अलावा जो आपका स्पेस खाली हो गया जहाँ पे पाए जाएंगे, इसके अलावा इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। सो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा स्ट्रोमा। आगे देखते हैं, अब एक बार डायग्राम से, इसके बाद डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ से देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया, देखते हैं। तो इसमें देखिए लेस परमिएबल होती है वाली इनर मेम्ब्रेन, इसके साइड में ऐसे करके आप लिख भी सकते हैं, लेस परमिएबल आप जो है लिख भी सकते हैं इसके साइड में, तो आप लेस परमिएबल लिख सकते हैं। और क्या बताया मैंने आपको कि ये स्ट्रोमा हो गया, देखिए यहाँ पे वाला स्पेस है, इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। ये वाला स्पेस आया, आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। जो इनर मेम्ब्रेन में जो स्पेस होता है, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इसको स्ट्रोमा, इसको हम स्ट्रोमा कहेंगे, यहाँ पे इसको हम स्ट्रोमा कहेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, तो एक बार आप फिर देख सकते हैं, ग्रैनम हो गया, ये थाइलेकॉइड हो गया, बताऊंगा मैं क्या है, ये स्ट्रोमा लैमिने हो गया। इनकी जो है पोजीशंस याद रखिएगा। आप एनसीईआरटी जो है ज़रूर लेके बैठिएगा जब भी लेक्चर लगाएं, तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटस मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड थाइलेकॉइड्स, हम क्या कहेंगे, थाइलेकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। जो स्ट्रोमा, यह मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाया, स्ट्रोमा होते हैं, जो स्ट्रोमा हो गया, ये जो स्ट्रोमा हो गया, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे स्पेस ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। तो स्ट्रोमा में क्या होते हैं, कुछ जो है जो कि आपके कुछ क्या होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती हैं, हम कहते हैं थाइलेकॉइड्स। ये जो थाइलेकॉइड्स होते हैं, जैसे एक ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, एक थाइलेकॉइड हो गया, एक थाइलेकॉइड हो गया, एक थाइलेकॉइड हो गया, इस तरह से आपस में जो रखे होते हैं सारे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, जैसे पाइल ऑफ कॉइन्स रखे
हुए हैं, मतलब पैसे रख, एक तरह से पैसे ऐसे हम रख दें, कॉइन्स से आप एक कॉइन आपको रख दें ऐसे, तो पूरा पाइल बन जाएगा, पूरा ऐसे बन जाएगा, ये पाइल ऑफ कॉइन्स बन जाएगा, तो हम क्या कहेंगे पाइल ऑफ कॉइन्स। तो ये क्या हो गए, किसी हम एक की बात करें, ये हो गया एक, ये हो गया एक, इसे हम क्या कहेंगे थाइलोकॉइड, इसे हम क्या कहेंगे थाइलोकॉइड्स कहेंगे, लेकिन थाइलोकॉइड कहेंगे। लेकिन हम बात करेंगे अगर मान लीजिए पूरा ये पाइल ऑफ कॉइन्स, ये पूरा बना दिया मैंने, ये ऐसे बना दिया पूरा, ये पूरा बना दिया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ग्रैनम, इसे हम क्या कहेंगे ग्रैनम कहेंगे, ग्रैना, और सिंगुलर कहें तो ग्रैनम, तो इसे हम क्या कहेंगे ग्रैना, और ग्रैना कहेंगे, सिंगुलर कहें तो ग्रैनम। तो किसी एक की बात करें तो थाइलोकॉइड हो गया, इस पूरे की बात करें तो थाइलोकॉइड हो गया, एक की बात करें तो जैसे ये हो गया, और किसी एक की बात करें तो थाइलोकॉइड हो गया, इस पूरे की बात करें तो ग्रैनम हो गया। सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। थाइलोकॉइड्स आर अरेंज इन स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स, की तरह जो रहते हैं पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह, कॉल्ड ग्रैना, हम क्या कहेंगे ग्रैना, सिंगुलर कहें तो ग्रैनम। और द इंटीग्रल थाइलोकॉइड, इसका नाम दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ग्रैना का दूसरा नाम क्या है, इंटीग्रेनल थाइलोकॉइड, इसको हम ये भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, इन एडिशन देर आर, इनके अलावा देर आर फ्लैट मेम्ब्रेन एस्टिब्यूल्स का स्ट्रोमा लैमिले, स्ट्रोमा लैमिले इनमें जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक थाइलोकॉइड हो गया, यहाँ पे एक जो मान लीजिए दो थाइलोकॉइड हो गए, यहाँ पे ऐसे 3-4 हो गए मान लीजिए, और यहाँ पे हो गए थाइलोकॉइड्स, ये ऐसे यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए। देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स को स्ट्रोमा लैमेले कनेक्टिंग द थाइलोकॉइड्स ऑन डिफरेंट ग्रेना। तो ये क्या करते हैं आपके थाइलोकॉइड्स, इस तरह से यहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं, जो एक जो दूसरे थाइलोकॉइड से यहाँ पे जुड़े होते हैं, जो कि इन्हें जोड़ने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे भी जुड़े होंगे, मान लीजिए आपके थाइलोकॉइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फिर यहाँ पे भी इस तरह से ये जुड़े होंगे, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह से। इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा लैमेले कहेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे स्ट्रोमा लैमेले कहेंगे। सो अब आपको क्लियर होगा। एक को हम कहेंगे ऐसे क्यों, इस तरह से एक को हम कहेंगे फ्लैट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, एक को कहेंगे थाइलोकॉइड हो गया, पूरे ग्रुप को कहेंगे ग्रेना हो गया। ये किससे अटैच रहते हैं आपस में, स्ट्रोमा लैमेले हो गया, इसको याद रखिएगा। तो ये जो है मेन पॉइंट है इसमें। आगे देखते हैं द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलोकॉइड्स एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन। अब जो आपके जो मेम्ब्रेन होती है, जो आपकी ये वाली मेम्ब्रेन है थाइलोकॉइड्स की, वो जो एक स्पेस में जो है बंद है, जिसे हम क्या कहेंगे ल्यूमन कहेंगे। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अब जो आपका स्ट्रोमा वाला पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा पार्ट है, इस तरह से मैंने आपको बताया था, ये इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे स्ट्रोमा पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, उसके पास क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, स्ट्रोमा के पास ये एंजाइम्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के लिए सिंथेसिस के लिए होता है हेल्प। तो जो सनलाइट जो ट्रैप होगी, यहाँ पे क्या होती है डार्क रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती है, आगे हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं, बट मेनली आपको जो है याद रखना है कि जो डार्क रिएक्शन होती है आपकी स्ट्रोमा वाले रीजन में जो होती है, कहाँ पे होती है डार्क रिएक्शन आपके स्ट्रोमा में जो है होती है। ये स्ट्रोमा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपकी डार्क रिएक्शन, डी आर लिख देता हूँ, डार्क रिएक्शन आपकी इसमें होगी स्ट्रोमा में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, लाइट और डार्क रिएक्शन क्या होते हैं वो आगे पढ़ेंगे, बट कुछ पॉइंट्स होते हैं आपको याद रखने पड़ते हैं। हम इनका चैप्टर जो है किसी दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है, अभी ये मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्या होते हैं, तो आपको समझ के बताना आए तो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रोमा में क्या होती है डार्क रिएक्शन होती है, तो आपको कहीं वो क्वेश्चन मिल जाए तो आप सोल्व भी कर पाएंगे। आगे देखते हैं, तो ये हमने क्या पढ़ा अभी, किसके बारे में पढ़ा हमने ये जो एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, डार्क रिएक्शन यहीं पे होती है। और जो आप एक और पॉइंट याद रखिएगा, जो आपका क्लोरोफिल होता है, लिख देता हूँ, क्लोरोफिल होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, थाइलोकॉइड्स में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल, थाइलोकॉइड्स में प्रेजेंट होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन थाइलोकॉइड्स, थाइलोकॉइड्स में जो है क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट होता है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इट ऑल्सो कंटेन्स, अब ये पॉइंट आ गया मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। क्या होता है डबल स्टैंडर्ड स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, और वो राइबोसोम्स भी इनके पास जो है पाए जाते हैं। कौन से वाला 70s राइबोसोम पाया जाएगा। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलोकॉइड, ये देखिए पॉइंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया अभी। ये जो आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, थाइलोकॉइड में जो है प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं, द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। जब आपको साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाए जाते हैं, नॉर्मली जो आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो तो क्या होंगे 80s होंगे, लेकिन जो आपके किस में पाए जाएंगे क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे वो क्या होंगे आपके 70s राइबोसोम्स होंगे। इसी तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, उसमें भी 70s होता है, और सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमने उसमें पढ़ा था, राइबोसोम उसमें पढ़ा था। तो ये सब
सो आई आपको ये क्लियर हुआ होगा क्या होते हैं थाइलोकॉइड्स, क्या होते हैं। एक को हम कहेंगे थाइलोकॉइड, पूरे पाइल को हम कहेंगे ग्रैनम, ये कहेंगे ग्रैनम कहेंगे। ये अटैच रहते हैं स्ट्रोमा लैमेले से अटैच रहते हैं, इनके बीच में स्ट्रोमा होता है, यहाँ पे स्पेस खाली खाली, ये स्पेस ये वाला क्या हो गया स्ट्रोमा हो गया। इनके अलावा जो ये आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। स्ट्रोमा स्ट्रोमा ये स्ट्रोमा हो गया, स्ट्रोमा लैमेले आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या होते हैं। सो आगे जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस मेम्ब्रेन जो है लेस परमिएबल होती है। सो हम आगे चलते हैं, अब जो है आगे चलते हैं, अब हम अब पढ़ते हैं अब हम राइबोसोम्स के बारे में। सो इतना ही आपको क्लियर हुआ होगा, आगे पढ़ते हैं राइबोसोम्स को। तो राइबोसोम्स सबसे पहले हम जो राइबोसोम्स आप जो है दो सब यूनिट्स होती है राइबोसोम्स की, आपकी क्या होती है दो सब यूनिट्स होती है। एक छोटे वाली होती है, एक बड़े वाली होती है। एक लार्ज सब यूनिट होती है ऊपर वाली, और नीचे वाली क्या होती है स्मॉल सब यूनिट होती है। तो ये जो है यहाँ पे जो है ऐसे छोटे वाली होगी, और ये वाली आपकी बड़ी वाली है सब यूनिट होगी। ये वाली स्मॉल होगी नीचे वाली, और ये वाली लार्ज होगी ऊपर वाली। सो आई आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब ये पता कैसे चलता है कि हमें स्मॉल होती है कि लार्ज होती है, कैसे पता किया हमने, जो सेंट्रीफिकेशन मेथड से, मतलब मान लीजिए कोई भी हमने बीकर ले, मतलब कोई एक मशीन में होती है सेंट्रीफिकेशन की, तो वहाँ पे हमने उसमें सेंट्रीफिकेशन कर दिया, मतलब इतनी तेज़ हमने उस मशीन को जो घुमा दिया, इतनी तेज़ घुमा दिया। अगर हम ह्यूमंस को इसमें घुमा देंगे ना इस मशीन में, तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, हम अगर ह्यूमन बींग्स को हमने इस मशीन में घुमा दिया ना, तो उनके बिल्कुल एक पार्ट अलग हो जाएगा। इसी तरह से मान अगर ऑर्गेनेली जो होती है राइबोसोम्स, इसको हम जो है इसमें सेंट्रीफिकेट करेंगे, सेंट्रीफिकेशन इसमें हम करेंगे इसका, तो क्या होगा बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज हाई स्पीड में, बिल्कुल मैक्सिमम जितनी स्पीड है हाई स्पीड जो है जो घूमेगा। और ये क्या हो जाएगा इसके पार्ट अलग हो जाएंगे। राइबोसोम जो है दो सब यूनिट्स हमें पता चलता है कि बना होता है। तो हम जितना ज़्यादा जो है यहाँ पे कोई सेंट्रीफिकेशन मेथड करेंगे, तो इसमें राइबोसोम्स जो है जो भारी पार्ट आपको पता है ऊपर जो नीचे रह जाएगा जो भारी पार्ट है, और जो छोटे वाला पार्ट है ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरह से इस में क्या होता है, जो आपका स्मॉल जो सब यूनिट है राइबोसोम के ऊपर आ जाएगी, और जो लार्ज सब यूनिट है आपको पता भी होगा, इतना तो केमिस्ट्री आप जानते ही होंगे, जो नीचे वाली है वो नीचे बैठ जाएगी जो बड़ी होती है, और जो स्मॉल है वो ऊपर आ जाएगी। तो वो क्या आ जाएगी ऊपर, जो ऊपर आ जाएगी। तो क्या होता है इससे हमें क्या पता चलता है कि दो सब यूनिट से बना होता है। इतना ज़्यादा तेज हम सेंट्रीफिकेशन कर देते हैं। ऐसे ही आप ब्लड में भी करते हैं, ब्लड पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, आगे चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ऐसे हम ब्लड को भी करते हैं, तभी हमें पता चलता है ब्लड में अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें भी प्लाज्मा हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। प्लाज्मा होता है एक ब्लड होता है पूरा। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 में। तो मेनली उसको भी सेंट्रीफिकेशन से हमें पता चलता है। तो ऐसे ही राइबोसोम्स का हमने पता चला, एक जो है छोटी यूनिट होती है और एक जो है सब बड़ी लार्ज सब यूनिट होती है। सो आई आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं इसमें एस का मतलब क्या होता है। एस का मतलब आगे देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं राइबोसोम्स के एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो ये तो मैंने आपको बताया किस तरह से जो है बनते हैं, क्या कैसे हमें पता चलता है स्मॉल एक बड़ी होती है यूनिट। तो एनसीईआरटी में नहीं है, बस मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट करने के लिए क्लियर। राइबोसोम्स आर दी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स। फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमें पहली बार दिखे एज डेंस पार्टिकल्स की तरह। किसने देखे जॉर्ज पैलेट 1953 में। किसने देखे जॉर्ज पैलेट ने सबसे पहले देखे इन राइबोसोम्स को 1953 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में डाटा जो दिया होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कोई भी डाटा हो, किसी साइज़ के बारे में हो या फिर किसी और साइंटिस्ट के नाम के बारे में या फिर कोई और की पॉइंट हो, तो उसको जरूर याद रखना आपको। तो आगे देखते हैं। दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये किससे बने होते हैं राइबोसोम से। जो है राइबोसोम्स किससे बने होते हैं आरएनए से, राइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से बने होते हैं। और ये किसी भी मेम्ब्रेन से जो है सराउंड नहीं होते। अब ये जो किस तरह से आगे ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये आपके जो है प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इनमें मैंने आपको बताया भी था एक थोड़ा बहुत, मैंने आपको जो प्रोकार्योटिक सेल मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बताया भी था एक बार, और मैं बता देता हूँ। जो एमआरएनए होता है, जो डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो ये हमने पढ़ा था, जिसे हम क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, मैंने आपको बताया था। फिर एमआरएनए से जो है प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स की हेल्प से। तो एमआरएनए क्या होता है कि मान लीजिए जो एमआरएनए बन गया डीएनए से, तो यहाँ पे जो क्या लग जाएगा, ये जो स्मॉल यूनिट हो गई इसकी राइबोसोम की वाली स्मॉल यूनिट, और यहाँ पे क्या लगेगा ये एमआरएनए आ जाएगा। इस तरह से दिखता है एमआरएनए, और यहाँ पे जो लार्ज सब यूनिट होगी। ये वैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके जो राइबोसोम के एक स्मॉल यूनिट एक बड़ी यूनिट, ये अलग अलग होते हैं, वैसे अलग अलग बिखरे होते हैं जो है साइटोप्लाज्म में, लेकिन जब इन्हें प्रोटीन बनाना होता है तो आपस में जो है आ जाते हैं। तो क्या करते हैं आपस में जो है ये आ जाते हैं, आपके क्या होते हैं आपस में ये जो है आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, आपस में आ जाते हैं जब इन्हें प्रोटीन बना होता है। बीच में इनकी एमआरएनए की चेन जुड़ जाती है, मतलब एमआरएनए जुड़ जाता है इनके बीच में। फिर क्या होगा, इस तरह से राइबोसोम एक आगे बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा ये इस तरह से चेन बनाता जाएगा प्रोटीन की। क्या बनाता जाएगा, चेन बनाता जाएगा प्रोटीन की। फिर ये चेन जो है फिर उसके बाद चेन पूरी बन जाएगी, तो उसके बाद चेन टूट जाएगी, फिर उसके बाद क्या बन जाएगा हमारा प्रोटीन बन जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल में हमें अभी नहीं पढ़ना, सिर्फ मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है कि इस तरह से प्रोटीन नॉर्मली मैंने आपको बताया किस तरह से बनता है, बट इसके बारे में पूरी डिटेल में कैसे प्रोटीन का जो बनता है, कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को मैंने बताया। ट्रांसक्रिप्शन लिंक किस तरह से होता है ये प्रोसेस,
प्रोसेस पूरी डिटेल में हम 12th क्लास में आगे जो है पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, चैप्टर नंबर 6 आपका 12th में, उसमें पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। बट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे तो पूरा आपका डिटेल में पूरा चैप्टर है 30 से 35 पेज में, तो आपको पूरा अच्छे तरह से इसके बारे में सब कुछ पढ़ना है। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये इस तरह से प्रोटीन में हेल्प करता है, नॉर्मली आप याद रखिएगा। अब आप बात करते हैं द यूकारियोटिक राइबोसोम्स आर 80S। जो यूकारियोटिक राइबोसोम्स होता है वो आपका क्या होता है 80S होता है। 80S मतलब क्या होता है, इसमें एस मतलब आपको बता देता हूँ, स्वेट्सबर्ग यूनिट। ये क्या होती है, स्वेट्सबर्ग यूनिट होती है जो कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट्स को जो है स्टैंड करती है। ये उसी तरह है कि मान लीजिए कोई हमने किसी भी यूनिट को नाम दे दिया, मान लीजिए आपका 1 किलो हो गया, 1 kg हो गया, ये भी तो यूनिट हमने। अब हम ये क्यों कहते हैं भाई आप kg क्यों नाम दे रहे हो, ये तो ऐसा यूनिट होगी, इसकी मेन जो है SI यूनिट होगी। सब मिल के जो हम सबने जो हमें जो है मिली है यूनिट, जो हमें मिली है ये वाली यूनिट kg SI यूनिट होती है। हमें पता है हाँ भाई इसका 1 किलोग्राम का जो 1000 ग्राम होते हैं, हम ये यूज़ क्यों करते हैं, ग्राम हो गया तो हमें पता चलता है 1 ग्राम हो गया, 1 किलोग्राम हो गया, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। तो इस तरह से होता है। इसी तरह से हम हर एक चीज़ को नाम देते हैं। 1 फुट हो गया, फुट को हम नाम देते हैं। तो इस तरह से कैल्विन टेम्परेचर को हम कैल्विन से देते हैं। तो इस तरह से हर एक चीज़ को हमने यूनिट दिया हुआ है। इसी तरह से हमने राइबोसोम को भी जो है यूनिट दे दी। राइबोसोम को भी हमें एक तरह से यूनिट ही है ये, ऐसे इसमें क्या होती है यूनिट ही है एक तरह से। इसमें क्या होता है 80S होती है, ये क्या होती है 80S। राइबोसोम्स क्या होता है 80S होते हैं। यूकैरियोटिक वाला क्या होता है 80S। इसमें S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। इस तरह से यूनिट है राइबोसोम की, जो 80 तो है ही, लेकिन एस का हमने लगा दी यूनिट लगा दी। एक तरह से आप क्या कहेंगे एस जो यूनिट है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है स्वेटबर्ग्स यूनिट है एक तरह से ये स्वेटबर्ग्स यूनिट, जिसमें क्या कहेंगे सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कहेंगे। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, एक तरह से यूनिट ही है ये जो है यूनिट है एक तरह से। तो यूकैरियोटिक वाले जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं 80S होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं सारे 70S होते हैं। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ा था। आगे देखते हैं। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स। हर एक राइबोसोम के पास क्या होती है, एक स्मॉलर वाली यूनिट होती है, एक जो है लार्जर यूनिट होती है। क्या होती है, एक स्मॉलर वाली और एक जो है लार्जर वाली यूनिट होती है। ये नीचे वाली स्मॉल और ऊपर वाली लार्ज होगी। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S, जो आपकी जो 80S की सब यूनिट है, जो यूनिट की भी सब यूनिट है जो आपकी 80S की, तो वो क्या होते हैं उसमें 60S की बनी होती है, 40S की बनी होती है। किसकी बनी होती है 60S की, जो कि लार्ज सब यूनिट होती है 60S की, जो वाली लार्ज वाली होगी। और जो आपकी जो 40S की क्या होगी, 40S क्या होगी आपकी स्मॉल सब यूनिट होगी। तो स्मॉल वाली 40S होगी और लार्ज वाली 60S होगी। तो सब यूनिट हमने कर दिया। जो आपकी स्मॉल यूनिट होगी 40S की बनी होगी और 60S की लार्ज यूनिट। तो टोटल करके हमें मिलती है जो टोटल, वो मैथ वाला टोटल नहीं करना। मैं आप कहेंगे 60 + 40 तो 100 होता है, नहीं ये मैथ वाला जो है नहीं है, ये साइंटिस्टों ने हमें जो करके दिया हुआ है। तो ये जो हमारे जो आप ये मत सोचिएगा कि ये प्लस क्यों नहीं है, कि आप प्लस करेंगे तो हम 100 आएगा, इस तरह से ये हमारे प्लस करके नहीं आता है। एक बायो में ये होती है, बायो में ऐसे ही जो इसको यूज़ किया जाता है, साइंटिस्टों ने जो है दिया हुआ है। तो हम इसको जो है कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो ये कुछ भी नहीं कह सकते, क्या होती है ऐसी है, हम कह भी नहीं सकते हैं। तो इसको हमें प्लस नहीं करना है, मेन आप याद रखिएगा, प्लस नहीं करते हमें जो है बायो में ये यूनिट यूज़ करते हैं हम इसको। तो 80S में क्या होगा 60 और 40S होती है। लेकिन जो आपके 70S होते हैं उसमें क्या होती है 50 और 30 होती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं 80S में 60 और आपकी 40 हो गई। इसी तरह से 10 कम कर दीजिए आप, 70 में क्या होगी 60 से आप 50 कर दीजिए और 40 से आप 30 कर दीजिए। तो अब आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इतनी इस तरह से जो है इनकी सब यूनिट्स होती है, 80S की 60 और 40, 70S की 50 और 30। तो इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा, PYQs में क्वेश्चन आया भी हुआ है। हेयर एज स्वेटबर्ग यूनिट जो है स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, इसमें जो है स्टैंड करती है, मैंने आपको बताया एक तरह से एक जो है यूनिटी है एक तरह से ऐसे इसमें। इट इज़ इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड डेंसिटी एंड साइज। एक तरह से इनडायरेक्टली जो मेजर ही है एक तरह से डेंसिटी का और साइज का, कि हम बता रहे हैं कि हमें इतनी डेंसिटी है। मान लीजिए कोई भी चीज़ आपके पास उसकी इतनी डेंसिटी है, उसका इतना साइज है, इनडायरेक्टली हमने मेजर किया है। ये हमने डायरेक्टली नहीं किया, एक तरह से हमने कह दिया कि मान लीजिए हमने कोई लड़का देखा, मान लीजिए कोई इतनी हाइट का है, मान लीजिए मतलब लड़का नहीं है एक तरह से, लेकिन मान लीजिए आपने कोई लड़का देखा, आप कई बार कह देते हैं हाँ भाई इसकी इतनी उम्र होगी, आप कह देते इनडायरेक्टली आप कहते हैं, नहीं आपको एग्जैक्ट नहीं पता। मान लीजिए कोई 18 ईयर्स का, आप कहते हैं हाँ भाई 17-18 साल का होगा। या फिर आप किसी की हाइट देखते हैं, हाँ भाई ये इस क्लास में हो सकता है। आप अप्रॉक्सीमेटली जो इनडायरेक्टली तो आप नहीं बता सकते, कई बार तुक्का लग जाए तो अलग बात है, बट डायरेक्टली नहीं बता सकते आप। मेनली क्या होता है इनडायरेक्टली आप कहेंगे हाँ भाई इसकी, मान लीजिए हाइट देखेंगे, हाँ भाई इसकी 5 फुट 3-4 इंच तो होगी, 5 फुट 5 से 6 इंच होगी, इस तरह से आप अंदाज़ा लगाते हैं। तो इस तरह से ये भी क्या होती है, हम जो है इनडायरेक्टली जो है क्या होती है मेजर्ड ऑफ इनडायरेक्टली, इट इज़ द इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। इस तरह से हमने इसको भी इनडायरेक्टली जो है मेजर किया है डेंसिटी और साइज के अकॉर्डिंग। सो आप आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने बिल्कुल अच्छी तरह जितना हो एक्सप्लेन हो सकता है मैंने समझाया आपको।
वो 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट्स। तो दोनों क्या होती है, 2 सब यूनिट से कंपोज होती है। एक छोटी वाली जो कि 60s होती है यूकारियोट्स में, सॉरी 60s नहीं 40s होती है, और जो आपकी जो लार्जर यूनिट होती है प्रोकारियोट जो कि यूकारियोट्स में क्या होती है 60s होती है। बट स्मॉलर यूनिट आपकी इसमें प्रोकारियोट्स में क्या होती है 30s होती है, और लार्जर वाली क्या होती है 50s होती है, जो कि 70s बनाती हैं। और ये जो आपकी जो यूकारियोट्स होती है उसमें क्या होती है 80s वाली 60 जो है 60 और 40 बनाती है, 80s बनाती है, 60 और 40 मिल गई। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छी तरह से। मैंने आपको जितना अच्छी तरह समझा सकता था मैंने आपको समझाया। बट आपको प्रोटीन वगैरह अगर मान लो ना भी समझ आएगा, वैसे कुछ था नहीं, मैंने थोड़ा बहुत ही बिल्कुल बताया है। आगे 12th में है इसके बारे में डिटेल में। और प्लास्टिक्स में कुछ टर्म्स आई हैं, मैंने आपको बताया कि इस तरह यहाँ पे डार्क रिएक्शन राइट रिएक्शन का होती है, जिसमें डार्क रिएक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे, 13 में पढ़ेंगे। और 14 में हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह से रेस्पिरेशन वगैरह काम होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी आपको जो सिर्फ जो है पार्ट्स के नाम याद रखने हैं, उनका फंक्शन क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। आगे डायरेक्टली यूज़ कर देंगे, हाँ भाई इस जगह पे होती है रिएक्शन, और आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि ये जगह है कहाँ पे एसएल में, तो ये आपको नहीं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। सो अब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताएगा आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।